हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर बस्ती के बारे में। ठीक है। आपको मैंने आस्थापन बस्ती पढ़ा दी थी, अनुवासन बस्ती पढ़ा दी थी। अब बात करेंगे उत्तर बस्ती के बारे में। अब सीन ये है कि सिलेबस जो है अपना, वहाँ पर आपके केवल आस्थापन यानी निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती का ही जो है आपका सिलेबस में पॉइंट है। लेकिन जब पेपर आते हैं तो उसमें उत्तर बस्ती के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर बस्ती देने की विधि पूछी गई है। उत्तर बस्ती नेत्र यानी अपना जो पुष्प नेत्र है उसके जो है मेजरमेंट पूछे गए हैं, कितनी लंबाई का जो है होना चाहिए वो। ठीक है। उसमें जो है छिद्र है उसकी क्या शेप होनी चाहिए, किस आकार का छिद्र होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर पूछी गई है। उत्तर बस्ती क्यों देते हैं, किन रोगों में देते हैं, उसकी श्रेष्ठता बताइए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं। इसलिए इसको पढ़ाना जो है बहुत जरूरी था। ठीक है। इसलिए इसका अलग से एक लेक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर बस्ती। तो बस्ती आपको पता ही है, जो अपने गुदा मार्ग से दी जाती है, या फिर जो बस्ती क्यों कही गई है उसको, क्योंकि उसमें जो प्रयुक्त यंत्र है बस्ती यंत्र, उसमें जो भी जानवर हैं उनकी बस्ती का पुटक बना के प्रयोग किया जाता है। बस्ती मतलब ब्लैडर या फिर चर्म का प्रयोग करके जो है बनाया जाता था उस बस्ती यंत्र को, इसलिए जो है इसको बस्ती बोला गया कि बस्ती देते हैं अपन। ठीक है। तो उत्तर बस्ती, अब यहाँ पे उत्तर मतलब कई मीनिंग है उत्तर के। उत्तर का मतलब श्रेष्ठ भी हो सकता है, तो ये श्रेष्ठ बस्ती है। उत्तर का मतलब उत्तर मार्ग में दी जाने वाली बस्ती भी होता है। तो उत्तर मार्ग क्या हो गया यहाँ पे, योनि मार्ग या फिर मूत्र मार्ग। ठीक है। इसके अलावा उत्तर का मतलब भी होता है बाद में। तीनों मतलब है और तीनों इसके यह अर्थ हैं। ठीक है। जैसे परिभाषा की बात करें, उत्तर मार्ग यानी मूत्र मार्ग या योनि मार्ग में दी जाने के कारण इसको उत्तर बस्ती कहते हैं। यानी उत्तर मार्ग, मूत्र मार्ग या योनि मार्ग में दी जाने वाली बस्ती को उत्तर बस्ती कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, श्रेष्ठ गुण युक्त होने के कारण। ठीक है। मतलब श्रेष्ठ गुणों से युक्त जो बस्ती होती है उसको उत्तर बस्ती कहते हैं। तीसरी, बाद में, जो बाद वाला अर्थ है वो यहाँ आता है। निरूह और अनुवासन बस्ती के बाद दी जाने वाले बस्ती को उत्तर बस्ती कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तीनों पॉइंट आ गए इस परिभाषा में। उत्तर मार्ग यानी मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दी जाने के कारण, श्रेष्ठ गुण से युक्त होने के कारण, दूसरी बात। तीसरी बात, निरूह और अनुवासन बस्ती के पश्चात दी जाने के कारण इसको उत्तर बस्ती कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। ठीक है। उत्तर बस्ती की परिभाषा हो गई। अब अपन बात करते हैं उत्तर बस्ती का जो भी एपरेटस अपन यूज करते हैं, उपकरण, यंत्र उपकरण यूज करते हैं। तो यंत्र उपकरण यहाँ पर क्या है, वही जो बस्ती में अपन यूज करते थे, बस्ती यंत्र। अब यहाँ पर बस्ती यंत्र जो है उसमें भी दो ही पार्ट है, बस्ती पुटक और बस्ती नेत्र। लेकिन एक डिफरेंस है बस्ती नेत्र का, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बस्ती पुटक तो वही है, जानवरों के चर्म का बनता है। ठीक है। आज की डेट में जो है प्लास्टिक के बैग्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो हो गया। अब एक चीज है कि पहले के जमाने में तो बस्ती पुटक और या नेत्र का यूज करते थे, आज की डेट में उत्तर बस्ती देते हो सिरिंज से देते हैं। ठीक है। सिरिंज के आगे ट्यूब लगा दी, ट्यूब पे स्नेह लगाया, उसको मूत्र मार्ग में या फिर योनि मार्ग में प्रवेश करवाते हैं, और फिर जो है अपने सिरिंज के थ्रू ही जो है बस्ती दे दी जाती है। तो आजकल तो ये चलता है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से जो है हॉस्पिटल चलते हैं, जहाँ पर वही प्रॉपर बस्ती नेत्र, दो कर्णिका युक्त बस्ती नेत्र बनाया जाता है। उसमें जो है पीछे पुटक लगाया जाता है प्लास्टिक का या फिर जो भी मांसल, जो भी चमड़े वगैरह का, तो वो चीज। ठीक है। तो ये है आपके डिफरेंस जो आपको याद रखना है। तो उत्तर बस्ती नेत्र, इसको क्या बोलते हैं, पुष्प नेत्र भी बोलते हैं। कैसा होता है, स्वर्ण या रजत का बना, सोने या चांदी का बना हुआ, चमेली अथवा कनेर के पुष्प के वृंत के सदृश, सूक्ष्म, गाय की पुच्छ के सदृश आकृति वाला बना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का, गाय की पूंछ कैसी होती है, एकदम सीधी टाइप होती है, इसी टाइप की है ना, बिल्कुल उसी टाइप का जो है यहाँ पर बस्ती नेत्र होता है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो कर्णिका युक्त होता है, ये रहा द्विकर्णिका युक्त। इस, जैसे अपन ने बस्ती नेत्र नॉर्मल जो पढ़ा था उसमें कितनी कर्णिकाएं थी, तीन, लेकिन यहाँ पे दो ही कर्णिकाएं होती है। ठीक है। तो ये अंतर याद रखना। फिर पुरुषों के लिए जो पुष्प नेत्र होता है वो सरसप के आकार का उसमें छिद्र होता है, सरसप मतलब सरसों के बीज के आकार का, और 12 अंगुल लंबा होता है। आचार्य सुश्रुत ने 12 की जगह 14 बताया। तो मेल के लिए आपको क्या बताया बस्ती नेत्र का प्रमाण, कि पुरुषों में सरसप के समान छिद्र वाला 12 अंगुल या 14 अंगुल लंबा बस्ती नेत्र काम में आता है, दो कर्णिकाओं युक्त होता है। ठीक है। 12 अंगुल किसने माना, चरक ने, 14 अंगुल माना सुश्रुत ने। ठीक है। ये अंतर याद रखना। अब आता है स्त्रियों के लिए पुष्प नेत्र। तो स्त्रियों के लिए पुष्प नेत्र कितना लंबा बताया गया है, 10 अंगुल लंबा। ठीक है।
और मूत्र वह स्रोतस के परिणाह वाला बना हुआ होना चाहिए। इसमें छिद्र किस साइज का होता है? मुद्ग प्रमाण का। मुद्ग मतलब मूंग की दाल जो होती है उसके प्रमाण का छिद्र होता है। तो दोनों में समझ में आ गया। उत्तरवस्ती नेत्र का प्रमाण पुरुषों के लिए 12 या 14 अंगुल का होता है और सरसप बीज निकलने जितने उसकी छिद्र की साइज होती है। जबकि लेडीज या फिर जो अपने फीमेल पेशेंट है उसके लिए 10 अंगुल लंबा और मुद्ग प्रमाण के छिद्र का जो है होता है। बस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र किसके सदृश होता है? गोपुच्छ या चमेली पुष्प सदृश होता है। चमेली पुष्प का जो व्रंत है उसके सदृश। सोने या चांदी का बना होता है, 2 कर्णिका युक्त होता है। ठीक है। अब पुष्प नेत्र में मूंग के आकृति का छिद्र होता है। ये महिलाओं को मतलब स्त्रियों के लिए या फीमेल पेशेंट के लिए बता रखा है। स्त्रियों की योनि में 4 अंगुल अंदर तक प्रवेश कराना चाहिए उसको बस्ती देते वक्त। ठीक है, उत्तर बस्ती देते वक्त। मूत्र मार्ग में अगर उत्तर बस्ती देनी है तो 2 अंगुल प्रवेश करवाना है और 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं में 1 अंगुल अंदर प्रवेश कराना चाहिए, वो भी मूत्र मार्ग में केवल। यानी जो 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्ची होती है उसमें अपन योनि मार्ग में बस्ती नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उस वक्त उसकी योनि ओपन नहीं होती है। ओपन मतलब एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि उस वक्त तक उसको जो है रजो दर्शन नहीं होता। रजो दर्शन को क्या बोलते हैं अपने? मीनार की। तो मीनार की उस वक्त आया नहीं होता है, उसकी योनि मार्ग खुला हुआ नहीं होता, इसलिए योनि में बस्ती नहीं देते हैं। उत्तर बस्ती जो 10 साल से कम के बच्चे उसको केवल मूत्र मार्ग में उत्तर बस्ती दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप। इसलिए मूत्र मार्ग में सिर्फ 1 अंगुल अंदर प्रविष्ट करवाई जाती है पुष्प नेत्र। पुरुषों में पुष्प नेत्र में एक कर्णिका मूल भाग में और दूसरी कर्णिका मध्य में, यानी जो है मध्य भाग में 6 अंगुल दूरी पर होती है। ठीक है, तथा स्त्रियों में एक कर्णिका मूल भाग में तथा दूसरी कर्णिका 4 अंगुल छोड़कर बनाई जाती है। अब जैसे यहाँ पे ये 6 अंगुल 4 अंगुल का क्या सीन है? अपन ने देखा भी यहाँ पढ़ा, स्त्रियों की योनि में जो है 4 अंगुल प्रवेश करवाते हैं, तो बस जहां तक प्रवेश कराते हैं ना उसके बाद एक कर्णिका बढ़ा दी और एक लास्ट में कर्णिका बनाई जिसपे पुटक अपन लगा सके। ठीक है, एक पुटक को बांधने के लिए कर्णिका और एक अपने आइडिया के लिए कि हाँ 4 अंगुल प्रवेश कराना है। तो ये स्त्रियों में और लगभग 6 अंगुल दूरी पे पुरुषों में। तो इस तरह से आपको याद रखना है बस्ती नेत्र। समझ में आया होगा? कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बस्ती नेत्र की बात हो गई। अब उत्तर बस्ती की मात्रा, कितनी मात्रा देनी है? तो चरक ने जो है उत्तर बस्ती के लिए द्रव की मात्रा 2 तोला यानी 2 कर्ष बताइए। ठीक है, 25 वर्ष के पुरुष के लिए अनुवासन उत्तर बस्ती 4 तोला और निरोह उत्तर बस्ती 8 तोला बताइए। ठीक है, तो ये याद रखना प्रमाण कि नॉर्मली उत्तर बस्ती के में जो है द्रव या स्नेह की मात्रा कितनी बता रखी है? 2 तोला। जबकि 25 वर्ष का पुरुष है अगर उसमें अनुवासन उत्तर बस्ती देनी है तो 4 तोला, निरूह उत्तर बस्ती यानी अनुवासन बस्ती के द्रव्यों का यूज करके उत्तर बस्ती दे रहे हैं तो 2 तोला, सॉरी 4 तोला। और निरूह उत्तर बस्ती के द्रव्य अगर निरूह बस्ती के द्रव्यों की उत्तर बस्ती दे रहे हैं तो 8 तोला का है जो है प्रयोग करना चाहिए। जबकि स्त्रियों में योनि मार्ग में अगर आप दे रहे हो बस्ती तो शोधन के लिए गर्भाशय शोधनार्थ 16 तोला मात्रा में जो है उत्तर बस्ती देने का निर्देश किया गया है। ये केवल अमाउंट याद रखना है, 4, 8 और 16। 4 अंगुल कब? जब अनुवासन बस्ती दे रहे हो पुरुष में, अनुवासन उत्तर बस्ती। निरूह उत्तर बस्ती दे रहे हो तो उसकी डबल। ठीक है, और 4 गुनी नहीं डबल 8 तोला। ठीक है, 8 तोला जो है अपन को उत्तर बस्ती निरोह उत्तर बस्ती देनी है। और निरोह उत्तर बस्ती गर्भाशय के शोधन के लिए कितनी देनी है? 16 तोला। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर बस्ती की मात्रा का निर्देश दिया गया है। अब विधि की बात करते हैं, ये मेन है कि उत्तर बस्ती देनी कैसे है। तो सबसे पहले पुरुषों में उत्तर बस्ती देने की विधि। ज्यादातर जो है स्त्रियों में उत्तर बस्ती देने की विधि का 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पुरुषों में कैसे देते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को बुलाते हैं मॉर्निंग में, कहते हैं कि मलमूत्र वगैरह त्याग कर लो, फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। तो मलमूत्र त्याग कराने के बाद स्नान करा के मांसरस यूष के साथ भोजन किए हुए पुरुष को जो है जानू के समान ऊंचे टेबल या चारपाई पर कोमल बिस्तर बिछाकर आराम से बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहले उसको जो है प्रोसीजर, सबसे पहले अपन जो भी कर्म करते हैं, चाहे बस्ती दें, चाहे अपन वमन विरेचन कराएं, चाहे नस्य कराएं, उससे पहले पूर्व कर्म करवाते हैं। पूर्व कर्म में उसके वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं, उसका जो भी प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि यहाँ पर मलमूत्र वगैरह त्याग किया हुआ होना चाहिए, तो ये प्राइमरी इंस्ट्रक्शन है पूर्व कर्म का। ठीक है, और इसके अलावा उसको जो है प्रोसीजर से पहले मांस रस दूध आदि को के साथ भोजन कराना चाहिए। ये भी प्राइमरी कर्म जो है, पूर्व कर्म जो है उनमें आ जाता है। ठीक है, फिर स्नेहन स्वेदन
ये भी पूर्व क्रम में आ गया। तो फिर स्नेह स्वेदन से शिश्न को खड़ा करके घृत और स्निग्ध घृत स्निग्ध शलाका यानी एक प्रोब होती है जिसपे थोड़ा घी या स्नेह लगा देते हैं, फिर उसको मूत्र मार्ग में जो है प्रवेश करवाते हैं। प्रवेश क्यों करवाते हैं? ताकि मूत्र मार्ग का जो है पता लगा सके कि ट्रैक कितना लंबा है, ठीक है, और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। जैसे अपन बस्ती का द्रव डालेंगे तो द्रव सीधा पूरा अंदर जाए, बस्ती के तक जाए, मूत्राशय तक जाए, उसके लिए चेक करना पड़ेगा ना पैसेज क्लियर है या नहीं। इसलिए शलाका डालकर जो है उसके लंबाई का और जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है इसका अपन पता लगाते हैं। फिर बस्ती यंत्र में द्रव भरकर पुष्प नेत्र को जोड़कर शिष्ट में बिना अवरोध पुष्प नेत्र के जाने तक अंदर प्रविष्ट कर बस्ती यंत्र को दबाकर उत्तर बस्ती द्रव अंदर किया जाता है। अब क्या करते हैं, प्रोब को तो देखो पता लग गया अब लंबाई लेंथ कितनी है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो फिर अब ये अपन ने पता कर लिया डॉक्टर ने, फिर उस प्रोब को धीरे धीरे करके बाहर निकाल देते हैं। अब जो अपना उत्तरवस्ती नेत्र है उसको थोड़ा सा आगे से स्निग्ध करके, ठीक है, यानी घी वगैरह लगा के और जो शिश्न में प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। प्रवेश करवाते हैं, कब तक प्रवेश करवाते हैं? जब तक वो इजीली अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वो अंदर गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बस्ती द्रव को, उत्तर बस्ती द्रव को अंदर किया जाता है। यानी वही जैसे अपन ने बस्ती में गुदा मार्ग में प्रवेश करवाया था ना, धीरे धीरे, ना तो बहुत धीरे ना बहुत तेज, इस प्रकार से यहाँ पे भी उत्तर बस्ती द्रव को प्रवेश कराया जाता है। बस्ती देते समय या निकालते समय हाथ नहीं कांपना चाहिए। अब जो डॉक्टर जो बस्ती दे रहा है उसका, डॉक्टर या कंपाउंडर, उसका जो है हाथ बस्ती देते वक्त कांपना नहीं चाहिए। क्यों? अगर कांपा तो मूत्राशय मार्ग में यानी शिश्न में हो गया या फिर मूत्राशय में जो है कट लग सकता है या फिर कोई भी आघात हो सकता है, ठीक है, कोई इंजरी हो सकती है, और वो इंजरी जो है पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकती है, उसके यूटीआई हो सकती है, उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए जो है हाथ कांपने नहीं चाहिए बस्ती देते वक्त। एक बार दी गई उत्तर बस्ती का स्नेह बाहर आने पर द्वितीय, और द्वितीय बार दी गई उत्तर बस्ती का स्नेह बाहर आने पर तृतीय उत्तर बस्ती देनी चाहिए। मतलब एक के बाद एक 2-3 बस्तियां देनी चाहिए। कब देनी चाहिए? पहली बस्ती दे दी आपने उत्तर बस्ती, फिर उसको रेस्ट करने को कहते हैं। जब वो पूरा स्नेह निकल जाता है, ठीक है, मूत्र के साथ, फिर उसके बाद उसको दोबारा स्नेह उत्तर बस्ती देते हैं। फिर वो दूसरी बार वाला भी जब निकल जाता है फिर तीसरी बार, ऐसे दिन में 3 से 4 बार जो है उसको उत्तर बस्ती दी जाती है। यदि उत्तर बस्ती द्वारा प्रेषित किया गया स्नेह बाहर नहीं निकले तो उसे उपेक्षा करके रात व्यतीत हो जाने पर दूसरे दिन पिप्पल्यादि वर्ती लगाकर स्नेह को बाहर निकालना चाहिए। अब क्या करती है बस्ती? पहले अंदर जाती है, दोषों को मथती है और मल के साथ खुद दोषों सहित बाहर निकलती है। ये अपन ने बस्ती के बारे में पढ़ा है। अगर नहीं निकल रही इसका मतलब ना तो मल निकला, ना दोष निकला, ना वो बस्ती द्रव निकला, इसलिए जो है उसको निकालना जरूरी होता है। तो पिप्पल्यादि वर्ती लगा के और उसको जो है अपन अनुलोम गति पे कर कहते हैं कि हाँ भाई बाहर निकल, अंदर क्या बैठा है, तो उस तरह से जो है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये पुरुषों में उत्तर बस्ती देने की विधि है। आप, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आराम से पूछ सकते हैं। फिर बता रहा हूँ 3 तरह के प्रोसीजर करते हैं, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में अपन ने उसको मलमूत्र त्याग करवा दिया, उसको जो है मांस रस और ना जो दूध है उसके साथ भोजन करवा दिया, ठीक है। फिर उसको जो है अच्छे बिछौने पर जो जानू के बराबर हाइट का जो पलंग है उस पर बिठाकर और स्नेह स्वेदन कर दिया, ठीक है। इससे जो है उसका पेनिस इरेक्टाइल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ट्रैक का पता लगाने के लिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं इसका पता लगाने के लिए शलाका यानी प्रोब डाल दी। प्रोब डाल के उसका जो है पैसे चेक कर लिया कि हाँ भाई कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, अपन दे सकते हैं बस्ती। फिर प्रोब को धीरे धीरे बाहर निकाल के बस्ती नेत्र को अंदर प्रवेश करवाया। बस्ती नेत्र को प्रवेश कराने के बाद धीरे धीरे जो है अपना उत्तर बस्ती द्रव अंदर डाल दिया। फिर जब वो उत्तर बस्ती द्रव या स्नेह बाहर निकलता है तो दूसरी बस्ती का द्रव बाहर निकलने पर तीसरी बस्ती दी जाती है। इस प्रकार से जो है अपन बस्ती देते हैं, ठीक है। अगर स्नेह बाहर नहीं निकले तो एक रात तक अपन वेट करते हैं और अगले दिन फिर पिप्पल आदि वर्ती लगा के और बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो है पुरुषों में उत्तर बस्ती देने की विधि हो गई। अब स्त्रियों की बात करते हैं। तो स्त्रियों में वही पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म हो गया। तो पूर्व कर्म में वही जो है उसको आपने मलमूत्र वगैरह त्याग करवा देते हैं, खिला पिला देते हैं कुछ, फिर उसके बाद बस्ती शुरू करवाते हैं। तो वही उत्तर बस्ती देने योग्य स्त्री को टेबल पर उत्तान सुलाकर दोनों पैरों को संकुचित कराकर आराम से सुलाया जाता है। फिर बस्ती यंत्र में द्रव भरकर पुष्प नेत्री की नली को जोड़कर, ठीक है, स्त्री के योनि मार्ग या मूत्र मार्ग में पुष्प नेत्र को 4 अंगुल प्रविष्ट करवाकर बस्ती यंत्र को दबाकर औषध द्रव्य को पहुंचाया जाता है। अब ये 4 अंगुल तो दे रखा है, लेकिन अगर योनि मार्ग में दो तो 4 अंगुल, मूत्र मार्ग में देनी हो तो 2 अंगुल प्रवेश करवाना है।
यहाँ पर कॉमन लिख रखा है 4 अंगुल, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अगर योनि मार्ग में दे रहे हो तो 4 अंगुल, मूत्र मार्ग में दे रहे हो तो 2 अंगुल, और अगर 10 वर्ष से कम की बालिका है तो उसमें 1 अंगुल प्रवेश कराना चाहिए मूत्र मार्ग में, उसको योनि मार्ग में अपन को देनी नहीं चाहिए बस्ती, उत्तर बस्ती। ठीक है, तो ये अपने जो है आपको याद रखना है। एक दिन रात यानी 24 आवर में 2, 3 या 4 बार उत्तर बस्ती दी जानी चाहिए। ठीक है, यदि उत्तर बस्ती का स्नेह बाहर नहीं निकाला जाए तो पूर्व की भांति मोटाई वाली जो है पिप्पल्यादि वर्ती बनाकर और उसको स्नेह को बाहर निकालना चाहिए। ये सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे पोजीशन का इसमें आपको समझ में नहीं आया तो लिथोटोमी पोजीशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, स्त्री को बिल्कुल जो है सुपाइन पोजीशन में जो है लेटा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके जो घुटने हैं, घुटनों की साइड से जो है ऊपर उसको लेटाते हैं। ठीक है, जैसे मैं समझाना चाहूँ कि ये लेडी सीधी लेटी है, फिर इसके घुटने ऐसे करके। ठीक है, तो दोनों जो पैर हैं ऊपर इस प्रकार से जो है ये शेर हो गया। ठीक है, डायग्राम से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कैसे है। तो लिथोटोमी पोजीशन नहीं हो तो गूगल सर्च कर लेना लिथोटोमी पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, तो उस पोजीशन में जो है लेडी को लेटाया जाता है, पेशेंट को लेटाया जाता है, फीमेल पेशेंट को, और फिर जो है उत्तरबस्ती दी जाती है। स्नेह की मात्रा में वृद्धि करते हुए 3 दिन तक उत्तरबस्ती देकर फिर 3 दिन रुकने के बाद पुनः स्त्रियों को इस तरफ उत्तरबस्ती देनी चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तरबस्ती देने की विधि स्त्रियों में बता रखी है। लिथोटोमी पोजीशन में देते हैं। ठीक है, और योनि में दे रहे हैं तो 4 अंगुल प्रवेश करवानी है, मूत्र मार्ग में देना है तो 2 अंगुल, और 10 वर्ष से कम की बालिका में अगर उत्तरबस्ती दे रहे हैं तो 1 अंगुल मूत्र मार्ग में प्रवेश करवानी है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई। अब उत्तरबस्ती का काल कि भाई स्त्रियों में जो है उत्तरबस्ती कब देनी चाहिए, तो कब देनी चाहिए? ऋतुकाल में। ऋतुकाल क्या होता है? ऋतुकाल होता है फर्टिलिटी पीरियड, जो अनसेफ पीरियड आपने जो 11th-12th में पढ़ा होगा, जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ते थे ना, जो अलग अलग बैरियर वगैरह ये सारी चीजें, तो उसमें बता रखे कि अनसेफ पीरियड एक होता है। अनसेफ पीरियड मतलब उस दौरान जो है प्रेगनेंसी या कंसीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वही ऋतुकाल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऋतुकाल के दौरान क्यों? अब आयुर्वेद क्या कहता है उसका रीजन ऋतुकाल में ग्रंथ कहता है स्त्रियों के ऋतुकाल में गर्भाशय का मुख खुला रहने से योनि शीघ्र ही स्नेह को ग्रहण कर लेती है, इसलिए स्त्रियों में उत्तरवस्थी विशेषता ऋतुकाल में ही दी जानी चाहिए। ठीक है, इस उत्तरवस्थी का उपयोग करने पर गर्भाशय की वायु नष्ट हो जाने से योनि शीघ्र ही गर्भ धारण करती है। स्त्रियों में बस्ती रोग, योनि भ्रंश, योनि शूल, तीव्र योनि व्यापद, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, मूत्रावरोध, मूत्रकृच आदि रोगों में दोषग्न औषध सिद्ध स्नेह की उत्तरवस्थी दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बात बस्ती रोग, बस्ती रोग मतलब ब्लैडर से रिलेटेड कोई डिजीज हो, यूटीआई वगैरह हो रखी हो या इस टाइप की कोई डिजीज। योनि भ्रंश, भ्रंश मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाना। ठीक है, वेजाइनल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स मतलब बाहर निकल के आ जाती है, अंदर इंटरनल ऑर्गन है लेकिन वो बाहर दिखाई दे रही है, बाहर एकदम जैसे ट्यूमर की तरह बाहर नहीं निकल जाती चीज, वैसे बाहर निकल जाती है पूरी योनि। ठीक है, तो वो योनि शूल यानी जो वेजाइनम बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो। ठीक है, तीव्र योनि व्यापद, योनि व्यापद मतलब जो भी उसका जो है योनि से रिलेटेड अनेक रोग हैं, 20 प्रकार के योनि व्यापद बताए चरक ने, सुश्रुत ने, तो वो सारे। श्वेत प्रदर मतलब योनि से व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो। ठीक है, श्वेत प्रदर। रक्त प्रदर मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया वगैरह जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। मूत्रावरोध यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की जो है अवरोध उत्पन्न हो रखा। मूत्रकृच डिसयूरिया, इस तरह के जो है रोग यहाँ पर होते हैं, तो उसमें उत्तरवस्थी दी जाती है, इससे जो है ये रोग ठीक होते हैं। उत्तरवस्थी के गुणों की बात करें तो उत्तरवस्थी से प्रमेह, दूषित शुक्र, आर्तव, रज की अधिकता, रजोनाश, रजकृच्छता, मूत्राघात, मूत्रदोष, योनि व्यापद, अपरा का अवरोध, शुक्र क्षरण, शर्करा, अश्मरी, बस्तीशूल, वंक्षणशूल, लिंगनाश, बस्तीगंध, अन्य विविध भयंकर रोग नष्ट होते हैं। अब ये कैसे कैसे होते हैं? प्रमेय। अब आप सोचोगे प्रमेय का रिलेशन कैसे हो गया यहाँ पे? तो प्रमेय क्या होता है? प्रमेय में सब कुछ बस्ती में आके होता है, चाहे वो कफ दोष हो, चाहे वात दोष हो, चाहे पित्त दोष हो, वो सभी जो है क्लेद को बस्ती तक लाते हैं और फिर जो है डायूरे मतलब जो यूरिन है वो ज्यादा पास करता है पेशेंट। तो उस वक्त क्या होता है कि बस्ती में जो भी दोष होते हैं उनको बाहर निकालना बस्ती से, तो बस्ती से बाहर निकल जाएंगे दोष तो क्या होगा? प्रमेय ठीक हो जाएगा। शुक्र और आर्तव रिलेटेड जो भी रोग होंगे, शुक्र दुष्टि हो गई, ठीक है, शुक्र का कम बनना, शुक्र का नहीं निकलना, तो वो सब चीजों रोगों में काम करता है। आर्तव के जो रोग है जैसे अति आर्तव या फिर रजोनाश, जो है रज बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, या फिर रज कृच्छता
जो मेनोरिया हो गया, डिसमेनोरिया, जहाँ पे प्रॉपरली जो है मेंस्ट्रुएशन हो नहीं पा रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ऐसी स्थिति में। मूत्राघात, मूत्र दोष, जो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जितने भी रोग हो गए। अपरा का अवरोध, कई बार क्या होता है कि योनि मार्ग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसके कारण जो प्लेसेंटा है उसका रिटेंशन हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, तो प्लेसेंटा को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। शुक्र क्षरण, किसी के अधिक शुक्र का क्षरण होता है, ठीक है, तो उसके भी क्षरण को रोकने वाला यानी वृश्य वाला जो काम करती है, ठीक है। शर्करा अश्मरी, ये जो अपने जितने भी स्टोन हो गए उनको दूर करने वाली होती है। शर्करा, कई बार क्या होता है स्टोन अंदर अंदर टूट तो जाते हैं लेकिन वो निकलते नहीं, निकलते भी है तो टॉयलेट के साथ धीरे धीरे जो है एकदम ऐसा लगता है चूने चल रहे हो अंदर यूरिनरी ट्रैक में, ठीक है। तो उस तरह के जो है अपने शर्करा रोग हो गया, ठीक है। वही अश्मरी के स्टोन जो टूट टूट के जो है बाहर निकलते हैं मूत्र के साथ, तो वो शर्करा हो गया। बस्ती शूल, ब्लैडर में पेन हो रखा हो। वंक्षण शूल, यानी जो लोअर एब्डोमेन है उसमें जोरदार पेन हो रहा हो, वंक्षण भाग में पेन हो रहा हो। लिंग नाश, बस्ती गंध, इस प्रकार बस्तीगत अन्य विविध भयंकर रोग, इस प्रकार के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब उत्तरवस्ती के लक्षण देखे, समन्वय, कि भाई सम्यक रूप से उत्तरवस्ती दी है उसके क्या लक्षण है। तो जो भी अनुवासन वस्ती के जो भी थे ना लक्षण, उपद्रव, ठीक है, चिकित्सा, पथ्यापथ्य, वो सभी यहाँ पर उत्तरवस्ती में भी लागू होते हैं, ठीक है। तो जो भी अपन ने अनुवासन वस्ती के सम्यक योग के लक्षण पढ़े थे वो सारे, उपद्रव जो 6 उपद्रव पढ़े थे, कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे वो, ठीक है, चिकित्सा, पथ्यापथ्य जो बता रखे हैं बस्ती में, वो सारे उत्तरवस्ती में भी लागू होते हैं। तो इस प्रकार से अपनी उत्तरवस्ती कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी थी उत्तरवस्ती, और आप भी जाए क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपना उत्तरवस्ती वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।